नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा शर्मा दूरदर्शन केंद्र से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमर चड्ढा जी, जो कि एक कवित्री हैं और साथ ही हिंदी की प्रोफेसर भी रही हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। अमर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमर जी, आप हमारे दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताइए और आपने कब से कविताएं लिखना शुरू करी? दीक्षा जी, मैं आपको लिए चलती हूँ अपने बचपन में जी। जहाँ मैं डैडी के ऑफिस में उनकी डायरियाँ देखा करती थी। उसमें बहुत ही करीने से इंग्लिश और उर्दू में उनकी पेशियाँ, उनके प्लान, कहाँ जाना है, जबलपुर, इंदौर या दुर्ग राजनांदगांव, तो ये सब करीने से लिखा रहता था। और ऐसे ही किसी एक दिन डैडी ने मुझसे पूछ लिया कि डायरी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, क्या लिखोगी? तो मैंने कहा कि जो भी मैगज़ीन वगैरह में आता है या कोटेशंस हैं, छोटी कविता की लाइंस हैं, वो लिखूंगी। तो उन्होंने कहा था कि अपने मन की बात भी लिखना। मन की बात तो बाद में आई, उसके पहले कोटेशंस वगैरह और ये सब छोटी छोटी कविताएं पढ़ती थी जो लिखती गई, एक्सचेंज होती थी हमारी डायरियाँ सहेलियों में। तो ऐसा करके शुरुआत हुई। मुझे याद है कि उस समय राजनीतिक क्षेत्र में मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोरार जी का नाम काफ़ी था। तो उनके ऊपर और राजनीति के ऊपर मैंने कुछ दोहे लिखे और सबसे पहले मम्मी डैडी को ही सुनाए थे। तो थोड़े हल्के फुल्के जैसे हंसी मजाक के ही थे वो, अब वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद अगर और उससे पहले की मैं बात करूं कि मेरे घर में साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह से माहौल था, या मैं ये कहूँगी कि साहित्यिक माहौल रहा था। मेरे दादाजी के भाई हमारे साथ रहते थे, खुर्संद बहादुर सैया। वो विभाजन के बाद जब हमारे डैडी और दादाजी सब इधर आए थे तो वो भी साथ हमारे आए थे। और उस समय उनके पास जो इंग्लिश की किताबों का ज़ख़ीरा था, और वो खुद इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके थे, और उनके पास ईरान से, अमेरिका से किताबें आती थीं, और बहुत ही ज़हीन और खुश मिजाज इंसान थे। और हम पर इंसिस्ट करते थे हमको कि आप लोग ज़बान सीखिए, BBC न्यूज़ सुनिए। बच्चे थे हम लोग, बहुत शैतानी करते थे, बहुत खिलंदर थे, और मैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा टॉम बॉय थी। तो इस कान से सुना, उधर से निकाल दिया। तो कहते हैं ना कि हर पहलू के दो सिक्के होते हैं जी। मैं इसको एक फ़ख्र और गर्व कहूँगी और एक शर्मिंदगी और अफसोस भी इसलिए कहूँगी कि फ़ख्र है कि उनकी किताबें आज भी विरासत के रूप में जो इंग्लैंड से, रशिया से पब्लिश्ड हुई हैं मेरे पास हैं जी। और शर्मिंदगी इसलिए कि हमने उनकी बातों का ध्यान नहीं रखा। तो ये अफसोस होता रहेगा, ताउम्र रहेगा ये। आप कविताएं लिखती हैं तो आपको क्या प्रोत्साहित करता है, या मैं कहूँगी कि आपको क्या प्रभावित करता है? मैं यहाँ दो बात कहूँगी कि ज़िंदगी सबकी एक ही खांचे में नहीं ढली रहती। कायनात में इतनी खूबसूरती है, एक एक चीज़, एक एक ज़र्रा आपको अपनी एक कहानी कहता है जी। इसी तरह से जब आप दूसरी अपनी दुनियावी ज़िंदगी में आते हैं तो आपकी कार्मिक फ़िलॉसफी है, उसमें गम भी है, खुशी भी है, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो इसके बीच के रास्ते से गुज़रती है, जिसमें इतनी विविधताएं हैं, बातें हैं, मुलाकातें हैं, घटनाएं हैं। और आप अगर एक संवेदनशील मन रखते हैं, आपके मन, विचार और कलम जब एक हो जाती हैं तो आप लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मेरा लिखना शुरू हुआ, और पता नहीं क्यों ये मेरी एक अजीब सी आदत रही कि शुरू में जब मैं लिखती थी तो अपना नाम बदल के भी मुझे अच्छा लगता था, भेजती थी मैं पत्र पत्रिकाओं में, और सिलसिला थोड़ा जारी रहा। और ये होता गया कि मैंने अपने आप को इस तरह से सीरियस नहीं लिया। प्रोत्साहित या प्रभावित इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि मुझे कबीर, अज्ञे और अमृता प्रीतम गुलजार की जो रचनाएं हैं बहुत अच्छी लगती थी, उनको पढ़ती थी। और
उनकी शैली से प्रभावित थी। लेकिन क्या होता है, रब जब आपकी ज़िंदगी लिखता है ना, तो अलग कलम से लिखता है। फिर आपको एहसास होता है कि नहीं, आपकी शैली भी अलग हो जाती है, आपकी लिखने की जो प्रस्तुति होती है उसमें कुछ न कुछ आपका व्यक्तित्व खुद का भी झलकने लगता है। और एक बात और जो मुझे लगता है कि आजकल की जो कामकाजी महिलाएं हैं, मैं उनके संघर्ष से बहुत और उनके काम करने के तरीके से प्रभावित हूँ। रोज़ एक नई जंग रहती है उनकी ज़िंदगी में। जिन्होंने संघर्ष करके अपना मुकाम बनाया है, संघर्ष कर रही हैं जी। और लोगों को प्रेरित कर रही हैं, मैं उनकी बहुत कद्र करती हूँ और प्रभावित होती हूँ। आपने महिलाओं पे कुछ लिखा होगा, आप 4 लाइन हमारे दर्शकों को उसकी सुनाइए। जी। मैं ये कविता उन महिलाओं के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो किसी तरह से अनाचार या अत्याचार का शिकार हुई हैं, और उनको मोटिवेट करने के लिए ये कविता है। जी। लिखना तो कुछ बनकर लिखना, चिड़िया बन सको तो बहेलिए का जाल काटकर उड़ना लिखना। आग बन सको तो लिखना, कैसे धधकी ज्वाला, जिन्होंने जलाए तुम्हारे आशियाने, किए सरेराह तमाशे, उनके फूंके गए कैसे कलेजे, जी। वो साहस लिखना। लोहा बनकर लिखना, जब जंगल में बीनने गई थी सूखी घास लकड़ी, दबोच लेने आया शिकारी, बन गई तुम हंसियां डराती, वो आंखें कैसे निकाली, वो लिखना। बहुत ही खूब लिखा है आपने स्त्रियों के बारे में। जी। एक और है ना, मैं ये लाइन फिर से पढ़ती हूँ। लोहा बनकर लिखना, जब जंगल में बीनने गई थी सूखी घास लकड़ी, दबोच लेने आया था शिकारी, बन गई तुम हंसियां डराती, कैसे निकाली वो आंखें, लिखना। रोशनी बन जाना, फिर लिखना, अंधियारी खोहों में भटक, कैसे काटे दिन रात कोयले से काले, और तराश उसी को बनी हीरे की कनी सरीखी, उन उम्मीदों की कहानी लिखना। लिखना तो कुछ बनकर लिखना। बहुत ही सुंदर लिखी आपने ये कविता महिलाओं पर या लड़कियों पर। आप महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं, तो अब आज के समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही हैं जो आगे आकर काम कर रहे हैं, हमारी महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। तो महिलाएं जो लिखती हैं वो उनमें क्या अपने बारे में लिखती, क्या उकेरती हैं वो कविताओं में अपनी में? मेरा ऐसा मानना है कि चांद, तारे, प्रकृति, रंग, स्वप्न, नदी, ये सब स्त्रियों के बहुत ही पारंपरिक विषय रहे थे और ये उसे एक उत्सव की तरह जीती थी। बदलाव बहुत आए हैं, पुराना बहुत कुछ ध्वस्त हुआ है और जो नया लिखा जा रहा है वह इस तरह से लग रहा है कि स्त्रियां कभी अपने से भी प्रश्न कर रही हैं। जैसे अगर मैं उषा किरण जी की एक कविता के बारे में कहूँ तो वो गांधारी से प्रश्न पूछती हैं जी। वो कहती हैं कि तब क्यों नहीं दी सजा जब दहलीज के भीतर औरत को दी थी पहली गाली, उठो गांधारी। इसी तरह से वो लिखती हैं कि चुप रहो, खामोश रहो, सभ्य औरतें चुप रहती हैं। तो चुप हैं सभ्य औरतें जी। तो वो अपने से भी प्रश्न कर रही हैं और समाज से भी प्रश्न कर रही हैं। वे मनु से प्रश्न करती हैं, वे माया से प्रश्न करती हैं, भीष्म पितामह से करती हैं, द्रौपदी से करती हैं और अपने आप से तो कर ही रही हैं प्रश्न और अपने आप को साहित्य के और रचनाओं के माध्यम से तलाश भी रही हैं, तराश भी रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सदियों से जो वो शोषित होती रही हैं, उनका दमन किया जाता रहा है, वो पौरुषत्व को ललकार नहीं रही हैं, वे अपनी अस्मिता तलाश रही हैं और उनकी थाप अब इस माध्यम से थाप कह लो, दस्तक कह लो, जोर से पड़ रही है, आपके दरवाजे तक आ रही है।
और न सिर्फ महिला साहित्यकारों ने बल्कि गुलजार साहब ने भी उनकी दशा के बारे में लिखा था। मैं 2 लाइन उनकी कहना चाहूँगी कि पाँव में बेड़ी, हाथों में कंगन, गले में हंसली, कमर बंद बिछुए छल्ले, नाक कान छिदवाए गए और जेवर जेवर कहते कहते रीति रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। उफ, मैं कितनी तरह पकड़ी गई। अब छीलने लगे हैं हाथ पाँव मेरे और खराशें उभरी हैं। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी रस्सियाँ उतरी हैं। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें बाकी हैं। निर्मला पुतुल जी हैं, वो कहती हैं कि स्त्री सिर्फ देह नहीं है। वो इस तरह से परिभाषित करती हैं कि कभी देखा है तुमने इस तन के भूगोल से परे स्त्री के मन की गांठें खोलकर उसके भीतर का खोलता इतिहास। इसी तरह अलकनंदा साने हैं, वो परिभाषित करती हैं कि मैंने स्त्री शब्द का अर्थ देह किसी भी शब्दकोश में नहीं पढ़ा और मैं शब्दकोश में विश्वास करती हूँ। तो इस तरह से वो अपनी जो दास्तां कह रही हैं वो पितृसत्तात्मक सत्ता से विद्रोह नहीं कर रही हैं, इंसान हैं, इंसानियत का हक मांग रही हैं। 1-2 उदाहरण और मैं देना चाहूँगी कि स्त्री को परिभाषित करते हुए सुजाता जी की कविता है कि रोटी बनाने के लिए चाहिए होता है अनंत धैर्य, बनना पड़ता है एक स्त्री। और सविता सिंह यहाँ तक कहती हैं, मैं किसी की औरत नहीं, मैं अपनी औरत खुद हूँ। मैं खुद खाती हूँ और किसी की मार नहीं सहती, मेरा कोई परमेश्वर नहीं है। तो उनके आज लेखन के विषय भी बहुत विशद हो रहे हैं। जहाँ उन्होंने लिखा है बाजारीकरण है, उसके बाद सामाजिक स्तर पर या व्यवस्थाओं में जो उनको कुरीतियाँ बुरी लगती हैं उसके लिए आक्रोश है। खाप पंचायत पर लिखती हैं, दलित आदिवासियों के प्रति जो दमन होता है या उनका आक्रोश परिभाषित करती हैं और साथ में लव जिहाद भी लिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ टैबू विषय भी थे पहले, जो वर्जनात्मक विषय समझे जाते थे, आजकल बहुत सहजता से स्त्रियां अपने स्वर को मुखर कर रही हैं और अपनी छाप छोड़ रही हैं। धीमी धीमी या मूसलाधार, आज बारिश कितनी बढ़ेगी आपसे अच्छा कौन जाने। फसल के लिए साधारण सल्फर या सल्फर मिक्स, अरे किसान से अच्छा कौन जाने, क्योंकि इसमें मिलता है बेंटोनाइट सल्फर का लंबा असर और सल्फर पाउडर का तुरंत परिणाम। ग्रोमोर सल्फर मैक्स जल्दी असर दिखाए और लंबा साथ निभाए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी अमर जी, आपने जितनी भी स्त्रियों का नाम लिया है जिन्होंने ये कविताएं लिखी हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने स्त्री की परिभाषा लिखी है। हम स्त्रियों की बात कर ही रहे हैं तो आप नारी सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं। आप कई संस्थान की अध्यक्ष भी रही हैं। तो कैसे नारी सशक्तिकरण के लिए काम होता है, उसमें क्या किया जाता है? हमारी साहित्यिक संस्थाएं हैं, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ जी। उसमें साहित्य की विधाओं में रुचि रखने वाली, पढ़ने और पढ़ाने वाली जो महिलाएं हैं, उनमें डॉक्टर भी हैं, कामकाजी महिला भी हैं और साधारण गृहिणी भी हैं। उनको एक मंच दिया है जहाँ पर समसामयिक विषय होते हैं या कुछ परंपरात्मक विषय होते हैं, उन पर लिखने को और विचार विमर्श को कहा जाता है। किताबें उनकी हमारी संस्था में विमोचन की जाती है और तकनीकी रूप से जो भी नए टूल्स आते हैं उनको समझाने की या बताने की कोशिश ये हमारी रहती है जारी जी। दूसरी जो संस्था है उसमें हम अखिल भारतीय स्तर पर महिला साहित्यकारों को ही बुलाते हैं और उनके विचार जानते हैं, अनुभव जानते हैं, उनसे
काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और इसी तरह से भारत की कोशिश ये हमारी रहती है कि भारत के सभी प्रांत की महिला साहित्यकार इस साहित्य के कुंभ में इकट्ठा हों और प्रेरित हों और दूसरों को भी जागरूक करें। जी, जागरूकता बहुत ज़रूरी है स्त्रियों में खास करके। वैसे तो आज सभी स्त्रियां आगे बढ़कर काम कर रही हैं। अगर हम बात करें, आप हिंदी के प्रोफेसर भी हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है, तो आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर समझती हैं? राजभाषा सरकारी या राजकीय काम करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल होता है जी, वह राजभाषा हो गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए, चाहे न्यायिक है, विधिक है या संसद आदि में। और दूसरी अगर राष्ट्रभाषा की पहचान कहें तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा किसी भी देश का चेहरा होती है। जी, और ये दोनों अंतर हैं। राष्ट्रभाषा जनमानस की भाषा है जिसकी एक वैज्ञानिक अवधारणा है और लिपि होती है जी, और आवाम में बहुतायत से बोली जाती है, जिसमें शिक्षा हो गया, अखबार हो गया, बाकी जो कामकाज हैं वह हिंदी में या उस भाषा में हो, वो राष्ट्रभाषा हो गई। अब बात करें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला। जैसा कि स्वतंत्रता के समय, संविधान बनाते समय राजनीतिक समीकरण में यह बात उलझकर रह गई थी। पहले यही निर्धारित हुआ था कि राजभाषा जो है हिंदी रहेगी, उसको वो दर्जा मिल चुका था। 15 साल तक जो है राजकीय कार्यकाज वगैरह जो हैं वो अंग्रेज़ी में होंगे और उसके बाद फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। इस बात की स्वीकृति महात्मा गांधी ने भी 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में दे दी थी और पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला लाजपत राय, मदन मोहन जी और काफ़ी सारे विचारक इस बात से सहमत थे। जी, 3 आंदोलन हुए, तीनों आंदोलन में हिंदी विरोधी स्वर बहुत उभर कर आए और राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी राष्ट्र में हैं, उससे जुड़ी विरासत, भाषा, संपदा का आप उपयोग कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रहित में आपका यह ध्येय होना चाहिए कि भाषाई या क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर हम राष्ट्रहित की बात करें। जी, मुझे लगता है कि आज की सरकार की नीतियों में जो शिक्षा से संबंधित बदलाव अभी किए गए हैं, शालेय पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही यह शुरुआत हो रही है, जिसमें त्रिभाषा फॉर्मूला है। जी, इसका रिजल्ट हाथों हाथ तो आएगा नहीं, जी, समय लगेगा, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा या ओहदा ज़रूर मिलेगा। यह सपना सबका पूरा होगा। मैं किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, सब भाषा का अपना महत्व है और अंग्रेजी भाषा जो है वो अभी आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में देख लीजिए, आर्थिक विकास के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर देश की जैसे अन्य देशों की भी एक भाषा है, तो हमारे भी देश की एक भाषा होनी चाहिए। जी, आपने धरोहर की बात की है, तो धरोहर में हमारे पास मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जो कवि होते हैं या फिर हम कह लें कि जो कहानियाँ लिखते हैं, तो वो सब इन्हें बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब ना के बराबर ही इस्तेमाल करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? दीक्षा जी, मैं यह कहूँगी कि एक इतना विशद खजाना हमारे हाथ में है जी, और हम इसे ऐसे ही जाया कर रहे हैं, तो मुझे डर है जैसे कि एक दिन एक पर्व या एक डे मनाने का जो रिवाज चला आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोकोक्ति और इसको भी एक ही दिन में सीमित कर देंगे और भूल जाएंगे। जी, ये अपने आप में इतने प्रखर मुहावरे और लोकोक्तियाँ मेरी नज़र में घर के बुजुर्गों की सलाहियतें हैं। जी, ये मार्गदर्शक का काम करती हैं और आप देखिए, अगर आप अध्ययन करेंगी इसका तो आपको दिखेगा कि इसमें ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, नक्षत्र, स्वास्थ्य, लोक रीति, अनुभव
और भी न जाने कितने विशद विषयों का इसमें विस्तार किया गया है। मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे अभी बारिश के ऊपर भी है जी। बादर ऊपर बादर धावे, कहे भड्डरी जल बरसावे। तो ये सूचक है, लोग देख के समझ जाएंगे, है ना। जी। ऐसे ही एक अच्छा ठेठपन इतना है, मिठास इतनी है इसमें कि इन्होंने तुलसीदास जी को भी नहीं इस तरह से, उनके रामायण के ऊपर भी किस तरह से 4 लाइन लिख दी है। मैं सुनाती हूँ आपको। एक हते राम, एक हते रावन्ना, एक थे ठाकुर, एक बामन्ना, उनने उनकी नार हरी, नार मतलब जी स्त्री, इनने उकी नास करी, बात हती एतन्ना, तुलसी ने लिख दियो पुथन्ना। जी। तो ये रामायण का इन्होंने इस तरह से वर्णन कर दिया। ऐसे ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जैसे औषधि विज्ञान है, या उसके ऊपर भी कहा हुआ है इन लोगों ने। एक स्वास्थ्य के ऊपर एक कहावत है, हर बहेरा आंवला घी शक्कर सो खाए, हाथी दाबे कांख में 7 कोस चली जाए। तो मतलब इसमें खान पान से संबंधित भी है, लोक नीति लोक आचार भी है। लोक आचार एक छोटा सा वो घर घर की कहानी के हिसाब से मैं बताती हूँ आपको कि सास ना ननंदा घर में आनंदा, तो क्या करिएगा इसको, है ना। इस तरह की बहुत सी लोकोक्ति और मुहावरे हैं। मुहावरों के लिए मैं कहूँगी कि आप देखिए कि इतने तार्किक हैं, इतने छोटे और गागर, ये इतने छोटे हैं और तार्किक हैं, एक बार में आपको बात समझ में आती है। और शरीर से लेके आप देखिए घर के किचन तक के मसालों का वर्णन उनमें मिल जाएगा, चाहे वह दाल में काला होना हो या चने के दांत, लोहे के दांत चबाना, सॉरी, चाहे वह आपका हो कि दाल काली हो, है ना, और ऊँट के मुंह में जीरा हो। तो पशु पक्षी से लेकर चांद तारे सहित सभी का इसमें वर्णन आ जाता है। मैं उदाहरण दूंगी एक लोकोक्ति का, लकड़ी काटत लाखन देख, घास खोदतन धनपत राय, अमर हते जो मर्तन देखे, तुम्ही भले मोरे ठन ठन राय। तो मतलब इस तरह की आपको जो लोगों को एक समझ या सलाह देती हैं। कई लोग चाहते हैं नाम बदलना है, तो नाम में क्या रखा है जी, है ना। तो इनका उपयोग होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि किताबों में, अखबारों में या घरों पे भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इस तरह के छोटे मुहावरे और लोकोक्तियों की जो बोलचाल की परंपरा है, रीति रिवाज है, वो खत्म ना हो। हम बात करें अगर युवाओं की, तो आज के युवाओं के स्वरों में क्या तेवर हैं, क्या लिख रहे हैं आज के युवा? मैं समझती हूँ आजकल के युवाओं के पास टूल्स बहुत हैं जी, बहुत से साधन हैं, प्लेटफॉर्म है, मंच उनको मिला हुआ है और वे खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। इनमें आप देख लीजिए कि YouTube सबसे बड़ा माध्यम है, और उसके बाद कई जो जिनको अपनी पसंदीदा साहित्यकार हैं उनकी कविता सामने रखनी है, वो भी आए हुए हैं इस क्षेत्र में। साथ ही हिंदी कविता का बहुत बड़ा नाम है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे इस तरह के चैनल हैं जिसमें युवा कवि उस माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। इसमें हिंदी कविता है, साहित्य प्रोजेक्ट है, निरेश पोइट्री है, टेपटेल है, जी टॉक है, वर्ल्ड सूत्र है, बहुत सारे हैं जिसमें युवा कवि जो अपनी बात इस तरह से रख रहे हैं कि आखिर तुम होते कौन है मुझे अपनी आज़ादी देने वाले। अनामिका जोशी हैं, सौमित्र हैं, राहुल जैन हैं, बहुत सारे इस तरह से कवि हैं और युवा हैं जिनको मंच मिल रहा है और जो उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ भी रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगता है। आज के दौर में देखा जाए तो अंग्रेजी की ज़्यादा चलन हो गया है। हम देखें तो हिंदी कम यूज़ करके या अंग्रेज़ी कम यूज़ करके दोनों को मिला के एक इंग्लिश और हिंदी का करके इंग्लिश कर दिया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और कई समाचार पत्रों में इसी भाषा का उपयोग देखती हूँ। जी, मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि जब हम मान लीजिए अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं तो हमें हिंदी के शब्द उसमें इस्तेमाल हम नहीं करते, या मातृभाषा में बोल रहे हैं तब भी किसी अन्य भाषा के शब्द के प्रयोग से हम परहेज करते हैं या हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह
जब हमारे पास हिंदी की इतनी विस्तृत शब्द संपदा है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां हैं, उनके शब्द हैं, देशज शब्द हैं, जिनके जो मूल स्रोत कहाँ से हैं हमें नहीं पता, लेकिन दैनंदिन जीवन में हम उपयोग करते हैं जी। तो इनका अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर इनका उपयोग करना चाहिए। अब मैं जैसे कहूँगी कि मैं पंजाबी हूँ, है ना, तो देशज शब्द की बात करें या बोलियों की, भाषाओं के जो मीठे शब्द होते हैं, तो बहुत सारे इस तरह से शब्द हैं जो आप जाने अनजाने में प्रयोग करें, उसमें अपनापन लगता है। मैं कहूँ अगर पंजाबी में ही आपको दूर फूटे मुँह कहा जाता है, एक कड़क डांट कह रहे हैं, लेकिन वह उस तरह से नहीं ली जाती है। एक प्यारा सा संबोधन हो गया जिससे आप समझ भी जाते हैं कि ये मुझे क्या कहा जा रहा है। तो बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी रोज़ की बातों में, अगर जैसे मैं यहाँ इंदौर में हूँ, अब तो मालवी निमाणी के शब्द मेरे भाषा में आ जाने चाहिए, जुड़ने चाहिए ना, तो ये खजाना तो बढ़ता जाना चाहिए हमारा। तो मुझे लगता है कि हमें भाषा की शुद्धता पर किसी अन्य भाषा जो आजकल वर्चस्व की भाषा हो रही है, उस मानसिकता को हटाते हुए हमें अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा बुरी है ये मैं नहीं कहती हूँ जी, लेकिन जब हमारे पास दूसरी अपनी खुद के इतने भंडार रखे हुए हैं, खुद की इतनी विशालता है, और दूसरा मैं ये कहूँगी कि अगर हम अपनी भाषा के प्रति सचेत नहीं रहे, अगर हम आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, तो फिर दोयम दर्जे का हम ही उनको मान रहे हैं, तो फिर आप देखिए कि बाहर वाला क्यों उसको इतनी महत्व देगा, है ना जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और गुजारिश ये भी करूँगी कि जो हिंदी पढ़ते हैं, अच्छी स्पष्ट हिंदी पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, कम से कम उनका सम्मान, या इस तरह से सम्मान की दृष्टि से देखें, उनका अपना एक महत्व है, वो जड़ों से कटे हुए नहीं हैं। जी, आपने बहुत सही कहा। हिंदी हमारी संस्कृति है और हमें हमारी संस्कृति को भूलना तो नहीं चाहिए। दर्शकों, अब हम अमर जी से विदा चाहेंगे। अमर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब आराम करना चाहता हूँ, और दूसरी वजह यह है कि मैं अपने सामने अपने उत्तराधिकारी को काम करते हुए देखना चाहता हूँ। कहाँ खोई हुई है? भविष्य